नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे विक्रमांक देवचरितम। और यह जो विक्रमांक देवचरितम है, यह एक ऐसा महाकाव्य है जो महाकवि बिल्हण ने लिखा है। और देखिए, अब इस श्लोक में जो 33वां श्लोक है हमारा, 33वें श्लोक में बिल्हण क्या कहते हैं कि ब्रह्मर्षिभिर ब्रह्ममयी मुस्य सार्धम कथाम वर्धयत कदाचित् त्रैलोक्य बंधो सुर सिंधु तीरे प्रत्युत संध्या समयो बभू। इसमें क्या बताते हैं, देखिए ये जो श्लोक है हमारा, इसमें जो हमारे कवि हैं बिल्हण, वो क्या बताते हैं कि एक समय था जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ किनके साथ कर रहे थे? ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे ब्रह्म ऋषियों के साथ। तो ब्रह्म ऋषियों के साथ जब यज्ञ कर रहे थे तो गंगा नदी के तट पर यज्ञ करते करते उनका पूरा समय व्यतीत हो गया और उनका प्रातः काल आ गया। कौन सा समय आ गया विद्यार्थियों? प्रातः काल आ गया। और प्रातः काल के समय जो ब्रह्मा जी हैं वह जब यज्ञ करने लगे तो उसका वर्णन किया इसमें। देखिए, ब्रह्मर्षि भी कहते हैं ब्रह्म ऋषियों के साथ। सार्धम आया ना, ब्रह्मर्षिवीर यानी ब्रह्म ऋषियों के सार्धम साथ ब्रह्ममयी कहते हैं विद्यार्थियों, ब्रह्म से युक्त। क्या कहते हैं? ब्रह्ममयी का तात्पर्य होता है ब्रह्म से युक्त, ब्रह्म संबंधिनी। अमुष्य माने यह है। तो ये जो अमुष्य शब्द आया है वो किसके लिए आया है? वह शब्द आया है आपका ब्रह्मा जी के लिए। तो अमुष्य माने इस। कथाम वर्धयतः कदाचित, कथाम कहते हैं कथा को, वर्धयतः बढ़ाते हुए, कदाचित कहते हैं किसी समय। क्या कहा? कदाचित यानी किसी समय। त्रैलोक्य बंधो, जो त्रैलोक्य बंधु थे, तो त्रैलोक्य बंधु जो तीनों लोकों के बंधु थे। त्रैलोक्य से तात्पर्य क्या है? जो तीनों लोक हैं, तो तीनों भुवनों के जो मित्र हैं ऐसे। सुर सिंधु तीरे, सुर कहते हैं देवताओं को और सिंधु कहते हैं नदी। यानी देवताओं की जो नदी है गंगा, सुर सिंधु जो है गंगा जो नदी है, उसके किनारे पर प्रत्युष संध्या, प्रत्युष कहते हैं उषाकालीन, प्रातःकालीन संध्या समयो बभू, अर्थात प्रातःकालीन संध्या का समय हो गया। इसमें क्या बताया विद्यार्थियों? देखिए, कवि क्या कहते हैं कि किसी समय गंगा के तट पर तीनों लोकों के मित्र उन ब्रह्मा जी के महर्षियों के साथ ब्रह्म संबंधी कथा करते हुए प्रातःकालीन उषा का समय हो गया। क्या कहा है इसमें कवि ने ये कहा है कि कोई ऐसा समय था, कैसा समय था, जिसमें ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। तो यही कहा है, देखिए कि ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्ममयी जो ब्रह्म से युक्त थी ऐसी, सार्धम यानी ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्ममयी कथा को, ब्रह्ममयी यानी ब्रह्म से जो संबंधित थी ऐसी कथा को वर्धयतः बढ़ाते हुए, कहते हुए, कदाचित कभी त्रैलोक्य बंधु जो तीनों लोगों के जो स्वामी हैं, जो मित्र हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, त्रैलोक्य बंधु सुर सिंधु तीरे, यानी सुरों की जो सिंधु है, देवताओं की जो नदी है। और देवताओं की नदी कौन सी है? देवताओं की नदी है गंगा। तो गंगा नदी के किनारे पर प्रत्युष संध्या समयो बभूव, यानी प्रातःकालीन संध्या का समय हो गया। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने एक बार क्या किया? गंगा नदी के किनारे पर एक यज्ञ किया। और वह जो यज्ञ था, कथा थी, ब्रह्ममयी का मतलब है जो ब्रह्म से संबंधित कथा थी। उस कथा को कहते हुए ब्रह्मा जी उन महर्षियों के साथ बैठे हुए थे गंगा नदी के किनारे पर, तो उनका प्रातः काल हो गया। इतना वर्णन किया है। इसमें कोई अन्यत्र व्याख्या आदि की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसमें यही बताया है
कि ब्रह्मा जी एक बार ब्रह्म ऋषियों के साथ यज्ञ कर रहे थे, तो गंगा नदी के किनारे पर जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ करते करते उनका प्रातः काल हो गया, यही बताया विद्यार्थी। अब देखिए इसमें क्या है, प्रशंसा की गई है, तो जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष में विद्यार्थियों आप लिख सकते हैं, एक तो लिख देंगे आपका छंद है, कौन सा छंद है, उपजाति, आप लिख देंगे उपजाति छंद है। दूसरे में लिख देंगे विद्यार्थियों परिकर अलंकार है, कौन सा अलंकार है, परिकर अलंकार, ठीक है। तो आप लिख देंगे इसमें परिकर अलंकार है। और व्याकरण में, तो व्याकरण में क्या करना है विद्यार्थियों, व्याकरण टिप्पणी है, तो देखिए पहला तो लिख दीजिए आप बभूव, ठीक है। आप लिखेंगे भू धातु, ठीक है, भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है विद्यार्थियों, भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, लिट लकार है। फिर देखिए दूसरा हो जाएगा ब्रह्म, ब्रह्मर्षि भी सार्धम, आप लिखेंगे सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति है, क्या है, तृतीया विभक्ति है विद्यार्थियों, सार्धम के योग में। अब देखिए दूसरा जब आप देखेंगे, तीसरा है प्रत्युष है, आप लिखेंगे प्रति प्लस उस, और संधि हो जाएगी आपकी यण संधि, ठीक है, यण संधि हो जाएगी। और फिर देखिए वर्धयतः है, तो वर्धयतः है तो आप क्या करेंगे, वृद्ध धातु हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थी, इसको मैं साफ करूंगा। अब देखिए ये शब्द है वर्धयतः, आप लिखेंगे वृद्ध धातु प्लस ऋच प्लस सत्री, ये प्रत्यय हैं विद्यार्थियों इसमें। और उसके बाद है देखिए आप लिख देंगे ब्रह्ममयीम, ब्रह्म प्लस मयट प्रत्यय प्लस गेप प्रत्यय, ठीक है विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 34वां श्लोक है विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, मृणाल सूत्रम निज बल्लवाया समुत्सुकश्चाटुषु चक्रवाकः अन्योन्य विश्लेषण यंत्र सूत्र भ्रांत्यव चंचु स्थितम आचकर्ष। देखिए क्या कहा है कि एक चकवा चकवी हैं, ठीक है, दो पक्षी होते हैं चकवा और चकवी, और चकवा और चकवी बैठे हुए हैं। तो चकवा जो है अपनी चकवी के मुख से, उसने मुख में क्या है एक कमल नाल लगा रखी है, उसको मृणाल बोलते हैं। और चकवा चाह रहा है कि चकवी उससे बात करे,
उसकी बड़ी इच्छा है कि चकवी उससे बात करे, लेकिन उस चकवी के मुंह में क्या है, मृणाल की नाल है, अर्थात मृणाल कहते हैं, मृणाल नाल कहते हैं कमल की जो नाल होती है। अब बोल नहीं पा रहा है तो उसने क्या है, चकवे ने वो उसके मुख से खींच दी, ऐसा वर्णन है इसमें। अब देखिए क्या कहते हैं, मृणाल सूत्रम निज बल्लवाया समुत्सुकश्चाटुषु चक्रवाक अन्योन्य विश्लेषण यंत्र सूत्र भ्रांति चंचु स्थितम आचकर्ष। देखिए क्या कहा कि मृणाल सूत्रम, जो मृणाल का सूत्र था, मृणाल जो तंतु था, निज बल्लवाया, निज कहते हैं अपनी जो बल्लवा थी, अपनी जो प्रिया थी, अपनी जो पत्नी थी, उसके समुत्सुकश्चाटुषु चक्रवाका, समुत्सुकश्चाटुषु जो अत्यंत उत्सुक था, चाटुषु बात करने के लिए, यानी जो अपनी उस चक्रवाकी से बात करने के लिए बड़ा उत्सुक था, ऐसे चक्रवाक ने अन्योन्य विश्लेषण यंत्र सूत्रम, उसको ऐसा लगा मानो कि अन्योन्य यानी एक दूसरे के विश्लेषण के, यानी विश्लेषण कहते हैं उनको अलग करने का जो यंत्र सूत्र है, वह क्या है कि एक दूसरे को अलग करने का यंत्र सूत्र है, ऐसा उसको प्रतीत हुआ। किसको प्रतीत हुआ? उस चक्रवाक को। और इसलिए इस भ्रांति से, भ्रांति मानो इस भ्रांति से ही चंचु स्थितम, उसकी चोंच में जो स्थित था, किसकी चोंच में? चक्रवाकी की चोंच में जो स्थित था, ऐसे उस मृणाल तंतु को आचकर्ष खींच डाला। क्या कहते हैं कि वह जो मृणाल तंतु था उसको उसने क्या है, खींच दिया। ठीक है, देखिए इसमें यही बताया गया है कि वह जो चकवा चकवी हैं, ऐसा एक प्रसंग चलता है कि चकवा चकवी रात्रि में दूर हो जाते हैं और दिन में साथ साथ रहते हैं। तो इसमें क्या है कि एक चकवा है, एक चकवी है, दोनों बैठे हुए हैं और उस चकवी के मुंह में मृणाल तंतु लगा हुआ है, मृणाल का एक धागा है, और उसको ऐसा लग रहा है चकवे को कि ये मुझसे बात करे, ये मेरी प्रिया मुझसे बात करे, लेकिन चकवी बात नहीं कर रही है। और चकवी बात नहीं कर रही है तो क्या होता है विद्यार्थियों, कि वह जो चकवा है उस मुंह में जो तंतु था उसके में उस तंतु को खींच देता है। चकवे को मानो ऐसा लग रहा हो जैसे यह एक यंत्र है, यंत्र का धागा है और यह हमें अलग करने के लिए है। तो ऐसा उस भ्रांति से उस चकवे ने क्या किया कि उस धागे को खींच दिया। कौन से धागे को? मृणाल के धागे को खींच दिया। तो देखिए क्या कहा है, मृणाल सूत्रम, मृणाल के सूत्र को निज बल्लवाया। किसका था मृणाल का सूत्र? निज बल्लवाया। निज माने अपनी, बल्लवा माने प्रेम का या प्रिया। समुत्सुकश्चाटुषु कि जो अपनी प्रिया से बात करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये मुझसे बात करे। ऐसा जो था चक्रवाका, चकवा, यानी जो चकवा अपनी प्रिया से बात करने के लिए उत्सुक था ऐसा, और मृणाल का जो सूत्र उसकी जो प्रिया थी उसके मुंह में था, उसको यानी उसकी जो चोंच में था उसको अन्योन्य विश्लेषण यंत्र सूत्र, कि जैसे एक दूसरे को अलग करने के जो यंत्र का सूत्र हो, धागा हो। इसलिए इस भ्रांति से ही चंचु स्थितम, चोंच में जो स्थित था क्या? मृणाल सूत्रम, जो चोंच में स्थित मृणाल सूत्र था, मृणाल का एक धागा था, उसको खींच दिया, आचकर्ष खींच दिया। क्यों? क्योंकि उसको यह लग रहा था जैसे यह जो है वह मेरी प्रिया से अलग कर देगा। यानी उस धागे के विषय में उसको क्या भ्रांति हुई कि यह धागा क्या है, मुझे अपनी प्रिया से अलग कर दे, और जब धागे को तोड़ दूंगा तो यंत्र नहीं चलेगा, और यंत्र नहीं चलेगा तो फिर वियोग नहीं होगा, अलग नहीं होंगे। तो इस भ्रांति से क्या हुआ विद्यार्थियों, उसने उस धागे को तोड़ दिया। आगे आपके समझ में? तो क्या कहते हैं कवि? देखिए कवि ये कहते हैं कि अपनी प्रियतमा चक्रवाकी के प्रिय वचनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्कंठित चक्रवाक ने
उसकी चोंच में स्थित कमल नाल के तंतु को मानव पारस्परिक वियोग के यंत्र के सूत्र की भ्रांति से खींच लिया। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मानो हम दोनों को अलग करने वाले यंत्र का ये एक धागा है, इसको तोड़ दूंगा तो फिर यंत्र नहीं चलेगा, यंत्र नहीं चलेगा तो हम दोनों अलग नहीं होंगे। तो इसलिए क्या किया उसने, उसको तोड़ दिया। अब देखिए, अब व्याकरण है तो आपको पता चली गया है कि ये जो एक तो क्या है, स्वभाव का वर्णन है इसमें विद्यार्थियों। तो आप लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे इस पद्य में स्वभावोक्ति, कौन सा, स्वभावोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा, कौन सा विद्यार्थियों, स्वभावोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब आप लिख देंगे व्याकरण। व्याकरण टिप्पणी में क्या लिखना है विद्यार्थियों, देखिए आप लिख सकते हैं, ये लिखेंगे भ्रांतेव लिख देंगे विद्यार्थियों, और भ्रांतेव लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है, भ्रांत्या एव। तो देखिए आप लिखेंगे भ्रांत्येव, ठीक है। तो आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा भ्रांत्या प्लस एव, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों गुण। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अब देखिए एक दूसरा ले लेंगे अन्योन्य, तो अन्य, अन्यो प्लस अन्य, ये हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्व रूप। फिर है विद्यार्थियों तीसरा है आचकर्ष। आप लिखेंगे आ उपसर्ग कृष धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। उसके बाद देखिए आप उसमें एक लिख देंगे आप, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लिखेंगे चंचो स्थितम, तो आप लिखेंगे चंचो साम चंचुसु स्थितम। और आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास।
अब देखिए और हैं, जैसे आप और भी व्याकरण टिप्पणी लिख सकते हैं विद्यार्थियों। जैसे देखिए निज बल्लवाया है तो आप लिख देंगे निज बल्लवा शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। चक्रवाकः है तो आप लिख देंगे चक्रवाक शब्द है और आप लिख देंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार क्या विभक्ति इसमें विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। अब देखिए अब हमारे पास जो श्लोक है वह है 35वां श्लोक। और जो 35वां श्लोक है उस 35वें श्लोक में क्या कहते हैं कवि, देखिए आरक्तम अर्घ्यार्पण तत्पराणाम सिद्धांगनानाम एव कुमकुमेन बिंबम दधे बिंब फल प्रतिष्ठाम राजीविनी जीवित बल्लभस्य। देखिए इसमें क्या है, जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसमें सूर्योदय का वर्णन है विद्यार्थी। किसका वर्णन है, इसमें वर्णन है आपका सूर्योदय का। जब सूर्य उदय होता है तो कैसी स्थिति होती है इसका वर्णन किया है कवि ने। देखिए क्या कहते हैं, आरक्त, आरक्त कहते हैं लाल, और अर्घ्य अर्पण तत्प्राणम, जो अर्घ्य के लिए अर्पण होते हैं। जैसे कोई अर्घ दे रहा है, आप जानते हैं अर्घ देते हैं, तो अर्घ जब देते हैं तो अर्घ में क्या है, कुछ चीज़ें विद्यार्थियों ऐसी होती हैं जो देखिए तो क्या कह रहे हैं वो कवि कि जो अर्घ्य होता है, अर्घ्य क्या होता है, आरक्तम, आरक्तम कहते हैं लाल रंग का। अर्घ्य अर्पण तत्पराणाम, जो अर्घ्य देने के लिए तत्पर थी, अर्घ्य अर्पण के लिए जो तत्पर थी ऐसी। सिद्ध अंगनानाम एवं कुमकुमेन, के सिद्ध अंगनानाओं के कुमकुम से, बिंबम, बिंबम कहते हैं बिंब फल को, और जो बिंब फल होता है विद्यार्थियों वह लाल रंग का होता है। तो बिंबम, बिंब फल को दधे धारण किया, बिंब फल प्रतिष्ठाम, यानी जो बिंब था उसने, प्रतिबिंब जो था उसने बिंब फल प्रतिष्ठाम दधे, बिंब फल की प्रतिष्ठा को धारण किया। और राजीवनी जीवित बल्लभस्य, राजीवनी कहते हैं कमलनी को, राजीव कहते हैं कमल और राजीवनी कहते हैं कमलनी को। तो इसमें यह वर्णन है कि जो कमलनी थी, कमलनी का जो बल्लभ होता है अर्थात जो सूर्य होता है, जब सूर्य उदय हो रहा था, तो सूर्य जब उदय हो रहा था तो कैसा उसका रंग था, सूर्य का जो उदय होते समय जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल रंग होता है। और जो अर्घ देते हैं, अर्घ देते हैं तब भी कैसी स्थिति होती है, जब आप अर्घ देंगे तब भी कैसे, वो कुमकुम डाला जाता है अर्घ्य के जल में, तो कुमकुम भी क्या लाल रंग का होता है और सूर्य भी लाल रंग का होता है सुबह सुबह। तो इसमें ये बताया है कि जो कमलनी होती है उसका जो प्राणेश्वर होता है, क्योंकि कमलनी किससे उदित खिलती है, विकसित होती है, सूर्य के दर्शन से। तो इसमें क्या बताया है कि जो कमलनी होती है और उसके दर्शन से सूर्य खिलता है। लेकिन इसमें क्या संभावना की है कवि ने कि ऐसा लग रहा है मानो जो सिद्धों की अंगना हैं वो जल से अर्घ देने के लिए तत्पर हैं, और उसी कारण से उस सूर्य ने क्या है, बिंब फल की बिंब को धारण किया है। अर्थात जो सूर्य है वो कैसे रंग का उदित हुआ है, वह सूर्य उदित हुआ है कैसे रंग का, लाल रंग का। तो इसमें एक संभावना व्यक्त की है कि ऐसा लग रहा है मानो जो सिद्धों की जो स्त्रियां होती हैं, सिद्धों की स्त्रियां जब सूर्य को अर्घ देने के लिए तत्पर हुई तो सूर्य ने बिंब फल के बिंब को, यानी बिंब फल का सा रंग धारण कर लिया। क्यों, क्योंकि जो अर्घ दिया जाता है जल का उसमें भी कुमकुम डाला जाता है, और कुमकुम आदि डालते हैं तो वह भी लाल हो जाता है। तो इसमें ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी से लाल रूप धारण कर लिया हो। बाकी तो क्या है, प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो देखिए क्या कहते हैं इसमें कवि कि सूर्य को अर्घ देने के लिए तत्पर सिद्धांगनाओं के कुमकुम से मानो
रक्त यानी लाल रंग के हुए कमलनी के प्राणप्रिय सूर्य के मंडल ने बिंब फल की समता को धारण कर लिया। क्या कहते हैं कि वैसे तो क्या है कि सुबह प्रातःकाल सूर्य कैसा होता है उदित, लाल रंग का ही होता है, लेकिन ये कवि संभावना कर रहा है कि मानो ऐसा लग रहा था जो सिद्धों की जो स्त्रियां थीं उन्होंने कुमकुम के द्वारा जब उनको अर्घ्य देने के लिए तत्पर हुई तो सूर्य ने क्या है अपना रंग लाल कर लिया, बिंब फल के समान कर लिया। और बिंब फल कैसा होता है विद्यार्थियों, लाल रंग का होता है। तो ऐसा इसमें एक संभावना की है। बाकी जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप उसमें यही लिखेंगे कि इस पद्य में सूर्य उदय का वर्णन करते हुए कवि बिलहन कहते हैं कि। अब देखिए, अब जब आप इसमें संभावनाएं आपको पता है तो संभावना है, तो संभावना किसकी है आप लिख देंगे उत्प्रेक्षा। अब देखिए एक और अलंकार होता है, आपने पढ़ा होगा, उपमा तो होता है समानता बता दी जाए, और जहाँ समानता नहीं बैठ रही हो फिर भी क्या जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करें, तो वहाँ विद्यार्थियों निदर्शन अलंकार होता है। कौन सा होता है, निदर्शन अलंकार। क्योंकि इसमें आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि उनके कुमकुम से सूर्य लाल हो गया है, सूर्य तो लाल होता ही है सुबह के समय, लेकिन कवि ने क्या किया है, ये उपमा दे दी है, किससे, कुमकुम से, संभावना कर दी, तो वहाँ विद्यार्थियों निदर्शन अलंकार होता है। और व्याकरण के लिए विद्यार्थियों देखिए, एक तो व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी आपकी दधे, ठीक है, और जो दधे है एक व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी, और इसमें का धा धातु हो जाएगी आपकी, धा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा फिर देखिए आरक्तम है, जैसे सिद्धांगना नाम है, तो आप लिखेंगे सिद्धा नाम अंगना, तो यहाँ हो जाएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष। अब षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए आप चलते हैं इसमें, जीवित है, आप लिखेंगे जीव धातु तप प्रत्यय, तप प्रत्यय हो जाएगा। और फिर आरक्त है, अर्घ्य अर्पण है, आप लिखेंगे अर्घ्य अर्पण, तो आप लिखेंगे अर्घ्य प्लस अर्पण, और यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है। बल्लभस्य है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप बल्लभ शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप अध्ययन करते रहें, पूरे में पूरे 100 श्लोक नहीं कराने वाला हूँ, आपको केवल 40 श्लोक कराऊंगा, और जो आपकी परीक्षा होती है उसमें लगभग आ जाते हैं उसमें से, और शेष जो होंगे वह आपको खुद अध्ययन करने हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत है और परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी आपको कहीं दिक्कत होती है वह आप बता सकते हैं, और कमेंट्स में लिख दें तो मैं उस समस्या का आपकी का समाधान कर सकता हूँ। तो विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।